आदाब पॉडकास्ट विद तहजीब में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान और आज हमारे इस पॉडकास्ट के ख़ास मेहमान एक बहुत ही अजीम शख्सियत हैं जिनका तारुफ मैं एक शेर से करना चाहता हूं। है शख्सियत गज़ब की करते मज़लूमों की पैरवी, है शख्सियत गज़ब की करते मज़लूमों की पैरवी, अपने आप ख़ुद ही मिसाल है मुख्तार अब्बास नकवी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया बहुत बहुत और बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है रिजवान भाई, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, और इतना वक्त देने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपने काम से, अपने नाम से उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं, हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं सर, हमारा ये जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट विद तहजीब, इसमें वैसे तो तहजीब से ही बात होती है हमेशा, लेकिन आपको बता दें कि आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आपके करियर से जुड़ी हुई और कुछ ऐसी ज़िंदगी के पहलू जो लोग जिससे अनजान हैं उस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ज़रूर। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करें। तो चलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और बात का सिलसिला शुरू करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सबसे पहला सवाल तो हम शुरू से ही शुरू करना चाहते हैं कि आप ने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से एक ऐसा मकाम बनाया है, उरूज पर आप नमूदार हुए और लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए आप मिसाल हैं, आइडियल हैं उनके लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, शरीफ माहौल से, एक तालीम याफ्ता घराना आपका रहा, तो ये कैसे आगाज़ हुआ? क्योंकि अमूमन देखा नहीं जाता कि ऐसे घराने से आया हुआ एक शख्स जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ जाए या स्टूडेंट लीडर बन जाए या सियासतदान हो जाए। देखिए रिजवान भाई, मैं एक शेर से, आपने शेर से बात करी तो मैं भी एक शेर से ही अपनी बात करूँगा। इरशाद। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। वाह वाह। तो मैंने बहुत कम उम्र में, यानी कि 16-17 साल में ही जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर से, सोशल एक्टिविस्ट के तौर से मैंने अपना ज़िंदगी का शुरुआत की। और उसी वक्त जयप्रकाश नारायण साहब का समग्र क्रांति आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। उस वक्त मिस इंदिरा गांधी की सरकार के ख़िलाफ़ एक माहौल था और उन सब में मैं 17 साल का था, तभी मुझे भी इमरजेंसी के दौरान जेल में भी रहना पड़ा जी। और एक जीवन का, ये ज़िंदगी का एक जो एक बदलाव था, जिसे एक तरह सीधे पॉलिटिकल फील्ड में जाने की पर जो कदम हमने रखा था, तो वो उस तरह से शुरू हुआ। उसके बाद तमाम तरह के चुनौतियां रहीं, तमाम तरह के चैलेंजेस रहे। उन चैलेंजेस को करके, और जो बात सही है कि बहुत ख़ानदान के लोग भी बहुत, क्योंकि रोज़ पुलिस आ रही है, रोज़ आप जेल जा रहे हैं, रोज़ जो है लाठी खा रहे हैं, गोली चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हंगामा चल रहा है, तो कोई फैमिली पसंद नहीं करती। लेकिन अब उसका, क्योंकि उसमें कूद पड़े थे, तो वो जुनून और जज्बा बढ़ता गया और वो जुनून और जज्बा आज हमको यहाँ लेके आया है। जी, अपनी बातों में आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, जैसे जेल जाना शुरुआती दिनों में, और बहुत कम उम्र आपकी थी। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी का जो वो टोटल रेवोल्यूशन कैंपेन था, उसकी बात आपने कही कि उसका हिस्सा बने। तो क्या ये इंस्पिरेशन था, जो ये कैंपेन था, आंदोलन था जिसमें आप शरीक हुए, आपकी जो पॉलिटिकल करियर था उसके लिए क्या ये इंस्पिरेशन बना या वैसे ही आप मैं इसको मानता हूँ, वो जो एक युग था वो आज़ादी की लड़ाई का एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, जो इश्यूज थे वो अपनी जगह थे। उस दूसरी आज़ादी की लड़ाई ने मुल्क को बहुत लीडरशिप दी, बहुत बड़ी लीडरशिप दी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी से गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन और समग्र क्रांति आंदोलन से निकले। लालू प्रसाद यादव जी, हालांकि बहुत सीनियर थे वो उस समय, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी हों, अपने मुलायम सिंह यादव साहब हों, या जो नीतीश कुमार जी हैं, मतलब सैकड़ों नाम, आपको उसकी मतलब गिनती नहीं आप कर सकते, इतने नाम। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब थे, ये तमाम लोग ऐसे नाम हैं जो कि उस आंदोलन से निकले। सैकड़ों लोग जो है वो उस आंदोलन ने लीडरशिप दी। अब तो ऐसे आंदोलन होते नहीं हैं, और इस तरह के आंदोलनों के ज़रिए जो है वो लोग ना तो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट पैदा करती है न होते हैं, और ना ही इस तरह का कोई देखा गया है। जी, शुरुआत जो आपकी हुई थी, जैसे यूथ विंग के ज़िला उपाध्यक्ष के तौर पर आपने जनता पार्टी में
आप ओहदे पर फाइज हुए, वहाँ से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक का सफ़र एक तवील सफ़र रहा आपका, काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी मेहनत, काफ़ी जद्दोजहद और आपका डेडिकेशन, आपकी ईमानदारी, ये सब लोग जानते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा चैलेंजेस भी रहे, उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहे और बीजेपी का एक पूरा लंबा दौर आपने देखा, कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। तो ये हिम्मत, हौसला ऐसे वक्त में कौन पीछे खड़ा होता था आपके? देखिए रिजवान साहब, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको जी। मैंने एक चीज़ शुरू में कही ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। मैं, अगर मुझसे आप पर्सनल पूछें तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं तमाम तरह की कई चीज़ें ऐसी नहीं जो पार्टी के ख़िलाफ़, मैंने बहुत स्ट्रांगली पार्टी के फोरम पे कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत ओपनली मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव रही हो या जो और फोरम रहे हो, उसमें मैंने अपनी बात रखी कि इस तरह की चीज़ें जो है वो पार्टी को फ़ायदा नहीं करेगी। लेकिन जो जैसा कि एक चलन है कि साहब आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, परसों, वो बेईमानी जो है वो मेरे दिमाग में ना कभी थी और ना कभी होगी। एक चीज़, कोई चीज़ हमारी पार्टी के अंदर भी कमी है तो उसको हम उस सिस्टम में रह करके उनको हम आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ें जो है, ये इतना बड़ा 140-42 करोड़ का, 45 करोड़ का मुल्क है, इसमें समाज के सभी लोग रहते हैं और सभी की हमें तरक्की भी देखनी चाहिए, हिफाजत भी करनी चाहिए और उनके अंदर एहसास भी ये पैदा होना चाहिए कि वो इस मुल्क के एक नंबर के बाशिंदे हैं, एक नंबर के सिटीज़न हैं। तो उस सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहे और चुनौतियां रहीं। मैंने इलेक्शन लड़े, कई इलेक्शन, विधानसभा भी लड़ा, लोकसभा भी लड़ा, जीता भी, हारा भी, ये सब चीज़ें होती रही ज़िंदगी में। और जो आपने जैसा कहा कि बहुत सी चुनौतियां रहीं। मैं पहली बार मैं जब चुनाव लोकसभा का लड़ा, जीता, तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रामपुर थी जहाँ से कि जो कि लगभग 70% आज की तारीख में है, उस वक्त 65% मुसलमान हुआ करते थे और लोगों ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, जीतेंगे कैसे ये। लेकिन लोगों ने जो है वो नवाजा और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम दिया गया, वो उसको बखूबी जितना भी कर सकते थे किया। इसी तरह से और भी कई थे। मऊ से मुझे चुनाव लड़ाया गया, मऊ में भी 70% मुसलमान थे लेकिन मैं 113 वोट से या 13 वोट से लगभग मैं उसमें लूज़ कर गया था। वो उस वक्त तो बहुत बिल्कुल जैसे यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होता है या कॉलेज का इलेक्शन, उस तरह से लड़ा था। तो ऐसे तमाम ऐसे रहे जिसमें चुनाव जीतना हारना। और पार्टी की भी जो सबसे टॉप बॉडीज़ रही हैं उनमें, चाहे वो इलेक्शन कमेटी रही हो, चाहे 2014 का इलेक्शन का इंचार्ज मैं था जिसमें मोदी जी हुए, फिर 2019 में भी इलेक्शन की मैनेजमेंट का इंचार्ज मुझे बनाया गया। तो पार्टी के लोगों का भी एतमाद हमारे साथ रहा और मेरा भी एतमाद पार्टी के साथ रहा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि चुनौतियाँ तो होंगी। अब चुनौतियाँ होंगी, उन चुनौतियों पर आप कितनी मजबूती के साथ खरे उतरते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। ये आपने रामपुर की बात कही तो रामपुर से शॉकिंग था लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना जहाँ से आपका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद से आप ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी लोगों की मोहब्बत, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि मुसलमान अब तक बीजेपी की तरफ उनका रुझान कम रहा है, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, लेकिन उसके बावजूद आपको खुले दिल से लोगों ने एक्सेप्ट किया और लोकसभा से जितवाया रामपुर से। दोबारा आपने कोशिश की कि रामपुर से ही लड़ा जाए लोकसभा का इलेक्शन, या ऐसा मन में कभी ख्याल आया? नहीं, मैं लड़ा, दोबारा लड़ा, हार गया था एक बार। उसके बाद कभी इस तरह, क्योंकि मुझे लगभग 18 साल मैं राज्यसभा में रह गया, तो बीच में ऐसा मौका नहीं रहा और फिर इलेक्शंस की या इसकी वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन वहाँ इलेक्शन मैं लगातार लोगों से टच में आज भी हूँ, रहता हूँ। वहाँ पे लोगों की दिक्कत, परेशानी, किसी तरह की चीज़, कौन किस मज़हब का है, किस पार्टी का है, ये मैं नहीं देखता और जो कुछ कर सकता हूँ करता हूँ, इस बगैर सोचे हुए कि मैं भी कभी इलेक्शन लड़ूंगा, तुम्हें भी हमें वोट देना है। मैं कह देता हूँ भैया, वोट का, हमारा विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। तो इसलिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। आज की तारीख़ में चुनाव में कई तरह के पेचीदगियाँ होती हैं, ये बात सही है। चुनाव लड़ना हर पार्टी की ये का मकसद होता है कि हम चुनाव लड़े भी और हम चुनाव जीतें भी जी। उसके पीछे कास्टिज़्म बहुत बड़ा है। कम्युनल लाइन पे तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कम्युनल लाइन पे बहुत मुस्लिम वोटों
कम्युनल लाइन पे जो है वो पोलराइजेशन लोग कहते हैं कि साहब बहुत हो जाता है, हमें जो एक्सपीरियंस है ऐसा होता नहीं है। मुसलमान भी जो है, जो वोटिंग करता है वो कैंडिडेट देखता है, पार्टी देखता है, और उसके जो है वो गुण और दोष के बेस पे कि उसकी बुराइयां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है। हाँ, एक चीज़ वो मेंटलिटी बहुत सालों रही और अभी भी थोड़ी बहुत है कि बीजेपी को हराना है। ये मैं ऑनेस्टी के साथ कहूँगा, ये हमारी भी, क्योंकि हम अगर 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो भी 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, ये मैं हमेशा कहता रहा। और इस चीज़ की का सिलसिला अटल जी के टाइम में भी शुरू हुआ, मोदी जी ने भी काफ़ी कुछ इसमें किया, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी जो चीज़ें हो जाती हैं उससे थोड़ा सा और माहौल जो है, जो खुशनुमा होता है, वो बदनुमा बन जाता है। छोटी छोटी, जैसे रमेश भिदुड़ी साहब की बात करें, बहुत बैड टेस्ट में था। देखिए क्या है कि मैंने उसी वक्त एक ट्वीट भी किया था कि वाणी ऐसी बोलिए कि जिसमें कि गंदगी ना हो, जिसमें कि नफ़रत ना हो। और वो तो नफ़रत की सारी पराकाष्ठा, सारी डिक्शनरी उन्होंने खोल रखी थी। मैंने उनको फ़ोन भी कहा, मैंने कहा भाई इट्स वेरी बैड टेस्ट और ये अच्छा नहीं था आप। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस वक्त थोड़ा वो उन्होंने मुझे प्रवोक किया। हमने कहा कोई कितना प्रवोक करे, लेकिन आप अच्छा नहीं था ये। वोट कौन देता है कौन नहीं देता ये इशू नहीं है, इशू ये है कि आप समाज को, पूरे के पूरे समाज को अगर कहेंगे और उसका मैसेज जाता है कि साहब ये करें, तो वो था। लेकिन उसके बाद जो जिन साहब ने ये इसको उठाया था, वो दूसरे ही दिन उसकी पॉलिटिक्स करने लगे। फिर वो साहब राजीव गांधी जी के यहाँ पहुँच गए, राहुल गांधी जी के यहाँ पहुँच गए, फिर और जहाँ पहुँच गए। तो वो तो खैर एक वो सिलसिला, पॉलिटिकल सिलसिला, लेकिन वो जो इंसिडेंट और जो भाषा थी उसके मैं मुखालिफ हूँ और वो बिल्कुल बैड टेस्ट में था। आपको क्या लगता है टॉप लीडरशिप जो है बीजेपी की तरफ से, वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, काम भी कर रही है। आप खुद माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और आपने देखा, लोगों के लिए किया, ये बिना देखे कि कौन किस मज़हब का है, सबके लिए काम किया। आपके एजाज़ात बहुत ज़्यादा हैं इस मिनिस्ट्री में, और जब ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है तो उससे क्या वाक़ई आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सारा करा धरा जो है वो एक किसी छोटी सी बयान से जो है वो बंटाधार हो जाता है उसका। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, और इस बात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बार ओपनली भी कहा है, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंगों में भी कहा है, पार्टी की मीटिंगों में भी कहा है, और उन्होंने बहुत नाराज़गी के साथ ये बातें कही हैं। लेकिन ठीक है, देखिए क्या है, इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग लोग हैं, जो कि हर आदमी जो है वो डिसिप्लिन होगा, अनुशासित होगा, इसकी कोई गारंटी तो दे नहीं सकता। तो ये है, और हमारी क्या हर पार्टी में है। आज कांग्रेस पार्टी जो बाद में कही जाती है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, या जो और पार्टियां हैं, उनमें भी इस तरह के बयान बहादुर हैं। तो बयान बहादुरी की और बकवास बहादुरी की तो एक होड़ है जी। जैसे अब हाल ही में राहुल गांधी जी का जो बयान आया पीएम के लिए, पहली बार ऐसा किसी ने पीएम के लिए कहा, ये वक्तव्य जो है उसी तरह से क्या कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में नुकसान पहुंचे? देखिए, ये जो तर्कों की कंगाली होती है वो कुतर्कों का मवाली बना देती है। ऐसे लोग, जो लोग की तर्कों की कंगाली से जूझ रहे होते हैं, वो इस तरह के कुतर्कों के मवाली की भूमिका में आ जाते हैं। मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर किसी एक पार्टी के नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके बारे में जिस तरह के गाली का एक गैंग खड़ा हो जाता है और गालियों का एक बौछार होती है, वो उस पार्टी जो इस तरह की गालियाँ बकता है उसके लिए की सेहत के लिए भी नहीं है, उसकी सियासत के हित में भी नहीं है। ये इस तरह का मैं तो पढ़ता हूँ जब पार्लियामेंट, मुझे तो मेरा खुशकिस्मती रही कि पार्लियामेंट्री अफेयर का काम मुझे अटल जी के वक्त भी मिला और मोदी जी के टाइम में भी मिला। तो मैं बहुत पढ़ता था, प्रोसीडिंग्स पढ़ता था, तमाम डॉक्टर लोहिया से लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, अपने मधुलिमी जी से लेकर, तमाम ऐसे लीडरशिप थी जो जिनके की स्पीचेस हो गई थी, और कोई बहुत बड़े नहीं थे, उनके नंबर बहुत 2, 4, 10 हुआ करते थे और उधर पूरा फुल होता था, लेकिन बहुत भाषा में बहुत संतुलन होता था। कड़ी से कड़ी बात भी जो है, बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी बात भी बहुत शालीन तरीके से
कही जाती थी। लेकिन अभी तो थोड़ा सा रिवाज भी बदला है और सोच भी बदली है थोड़ी। रामपुर का जिक्र आया सर, ये जानना चाहते हैं कि क्या अब 2024 में आप फिर से लड़ना चाहेंगे रामपुर से? देखिए, पार्टी कहाँ से लड़ाएगी, पार्टी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, क्या मैं तो चुनाव लड़ा भी हूँ और चुनाव लड़ाया भी है जी। तो पार्टी चुनाव अभी लड़ने को कहेगी या चुनाव लड़ाने को कहेगी, लेट्स वेट एंड वॉच। अच्छा, इससे हट के थोड़ी सी बात करें आपके बारे में कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी की मुख्तलिफ शख्सियत के पहलू हैं। जैसे आप एक किसान भी हैं, राइटर हैं बहुत उम्दा आप, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सियासतदान तो हैं ही, इसके साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे आपने कहा कि आपके करियर का आगाज़ वहीं से हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दिल के कौन सा मुख्तार अब्बास नकवी सबसे करीब है? लिखना मेरा एक पैशन रहा है जी। एक जुनून रहा है। और मेरी एक किताब थी दंगा, है अभी भी। वो दंगा जो है वो बलवा, बाद में उसको हमने थोड़ा सा किया था, बलवा एक अलग उसी पे थी। मैंने इलाहाबाद के टाइम का था, उस वक्त 60s में, 60 या 70s के बीच में 2 महीने चला था दंगा। और वो मैंने अपनी आँखों से बचपने में भी देखा था। तो वो और उसको साथ जोड़ते हुए मैंने दंगे होते हैं, दंगे के पीछे के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दंगों के पीछे की सोच क्या होती है और दंगों के पीछे की सियासत क्या होती है, वो सारी चीज़ें उसमें थी। उसी तरह से राजलीला, साइबर सुपारी, इस तरह की चीज़ें। जब कोविड पीरियड में तो 2 किताबें राजलीला और साइबर सुपारी लिख दी थी मैंने। तो वो वक्त की अगर आपके पास वक्त है तो मुझे मेरा शौक़ है लिखने का और उसको जो है वो कंपाइल करने का। तो वो एक रहता है, सबसे ज़्यादा शौक़ तो मेरा वही है। उसके अलावा तो जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी और करते रहते हैं। जी। अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर आप रहे और आपके कंधों पर कई चांद लगे, उसके एजाज़ मिले आपको, क्योंकि आपने बखूबी उस डिपार्टमेंट को, उस शोबे को संभाला, कामयाबी तक पहुंचाया, बुलंदियों तक पहुंचाया, ग्राउंड पर जाकर आपने काम किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हम हुनर हाट की बात करें तो हुनर हाट में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा आपने जो हुनरमंद कारीगर हैं हमारे मुल्क के, उनको रोज़गार फराहम करवाया। तो अभी आपको क्या लगता है आपके हटने के बाद के क्या अभी बहुत कुछ करना बाकी था या? देखिए, जिस वक्त मुझे मिनिस्ट्री का ये जिम्मेदारी मोदी जी ने दी, तो उससे पहले क्या है कि ये मिनिस्ट्री कैजुअल या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री मानी जाती थी कि एक मिनिस्ट्री और है उसके साथ ये भी दे दी गई। हालांकि मेरे पास भी 2 थी, पार्लियामेंट्री अफेयर भी था जी। लेकिन मैंने इसको फुल टाइम मिनिस्ट्री के तौर से इसको ट्रीट किया और काम किया। जो सबसे पहली माइनॉरिटीज़ के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये सरकार बदली है तो उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होने देगी। और उस कॉन्फिडेंस को हमने लोगों के अंदर पैदा करने के लिए मैंने प्रोग्रेस पंचायतें की, मेवात में भी की, हैदराबाद में की, कलकत्ता में, कैसे करते हुए बहुत जगहों पे की। और मैंने उस लोगों को ये एतमाद और यकीन दिलाया कि भैया मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है, आप वोट दो तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं बिना वो लेकिन ये मत समझना कि वोट दिया नहीं दिया और आपके साथ जो है वो कोई भेदभाव होगा। और उसका नतीजा है कि आप देखिए जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन सबका फ़ायदा समाज के सभी हिस्सों के साथ मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को भी होता है। तीसरी जो चीज़ थी, मुसलमानों में ही दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर ज़्यादातर आपको बड़े ही मुसलमानों में मिलेंगे, आपको जो है वो दुनिया मिलेंगे, आपको बुनकर मिलेंगे, ज़्यादातर मिलते हैं। उनको उनका जो हुनर है उसको प्लेटफार्म कोई नहीं था उनके पास। तो मैंने सोचा कि इस प्लेटफार्म को जो है वो उनको देना चाहिए, लेकिन सरकारी तरीके से नहीं बल्कि उसको जो है वो एक कॉमर्शियल रूप हो, तब तो उसका फ़ायदा होगा। तो हुनर हाट का जो ऐसा आपने जिक्र किया वो हमने शुरू किया और उसमें कौशल को काम, हुनर को हौसला करके एक उसका टैगलाइन रखी और लगभग 41 से ज़्यादा हुनर हाट इस दौरान किए और लगभग 10 लाख से ज़्यादा 11-12 लाख लोगों को रोज़गार से जोड़ दिया उसमें। और जियो टैगिंग, ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो वो है उसमें उसको जोड़ा, ऐसे तमाम तरह से उसको जो है वो फ़ायदे उसके हुए। और मैं मानता हूँ कि अभी काम है और अभी स्मृति जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं।
और बेहतर तरीके से और हो सके, क्योंकि इस दौरान जब वो आई तब से तो इलेक्शंस चल रहे हैं। तो फिर ये तो मुल्क इलेक्शन का मुल्क हो गया है, हर 2 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। तो लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में और काम इसके लिए होने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से एजुकेशन को लेके, लड़कियों की एजुकेशन, उनको देखिए गुर्बत बहुत है जी, इसको आप मानिए नहीं मानिए, ये ऑनेस्टी के साथ ये बात सही है कि माइनॉरिटीज़ और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत गुर्बत है जी, उसमें। उस गुर्बत में जो है वो जो बाप होता है या फैमिली होती है उनकी, वो बच्ची हुई, उसके बाद जो है वो थोड़ी बड़ी हुई तो सोचता है कि शादी वगैरह किसी तरह से करके ख़त्म करे। उसकी इस तरह की स्थिति नहीं रहती कि वो जो है वो पढ़ाई करा सके। तो उसमें अगर सरकार की तरफ से मदद मिलती है तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जो है वो योगदान है। इलेक्शंस हो रहे हैं, हर 2 महीने बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन, 5 राज्यों में आप देख रहे हैं सुबह में चुनाव हो रहे हैं। आपका प्रेडिक्शन क्या है अपना, कि क्या बीजेपी ही सारे सूबों में कामयाब होगी? कोई पार्टी जो है वो सत्ता का अमृत पी के तो आती नहीं। पार्टी बीजेपी हारेगी भी जीतेगी भी, तो ये हम तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम मैदान में हैं तो गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो इसलिए हम लेकिन ये है कि पार्टी इस यकीन के साथ मैदान में जाती है कि हमें जीतना है। और इस दौरान जो है अगर आप देखें, चाहे लोकसभा के 2 इलेक्शंस रहे हों, बाई इलेक्शंस रहे हों, असेंबलीज़ के इलेक्शंस हों, कारपोरेशन के इलेक्शन है, ये तमाम इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये जो 5 स्टेट के हो रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अभी आज देश का मूड और माहौल जो है बहुत साफ़ है। आज देश का मूड और माहौल जो है वो सामंती शासन के रिवाज का नहीं है, बल्कि समावेशी सुशासन के मिजाज का है। तो इसमें देखिए सामंती शासन का रिवाज चलता है या समावेशी सुशासन का मिजाज उस पर जीतता है। मुसलमानों की हम बात करें, आपने कांग्रेस पर कई बार ये भी कहा कि कांग्रेस जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुसलमानों को नहीं आने देना चाहती बीजेपी की तरफ, और ऐसा हमने देखा भी। लेकिन 2018 या 2019 के इलेक्शन की बात करें, चाहे वो असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, जिसमें मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी की तरफ, चाहे वो नॉर्थ की बात करें हम, यूपी, बिहार या एमपी या राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र, इसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा है। अब आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन हैं 2024 के, उसमें क्या लगता है ये परसेंटेज बरकरार रहेगा, बढ़ेगा? देखिए हमारी कोशिश है कि समाज का सभी हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़े। जी, हमने जब विकास में कोई कमी नहीं की तो हमारे साथ वोट में कंजूसी क्यों, ये एक सोच है। और मुझे धीरे धीरे जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूँ, वो उसमें लोग जो है वो बीजेपी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं, आ भी रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस 50 सालों तक तो डायरेक्ट सरकार में रही। उसके अलावा जो है वो कभी डेपुटेशन की सरकार, कभी डिक्टेशन की सरकार, और कभी जो है वो डोमिनेशन की सरकार जो है चलाती रही, डायनेस्टी की सरकार चलाती रही। तो उसने मुसलमानों को च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया, च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया जी। उसने उनको, उनका जो है उनके सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा के क्षेत्र में, इलाके में जो उसके लिए ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो नहीं किया। उनको लगता था कि ये तो हमारे हैं ही हैं, वो हमें वोट देंगे। अच्छा, अभी क्या किया उन्होंने कि अब एक और कंपटीशन में आ गए हैं कि साहब हम सबसे बड़े हिंदू हैं, तो रूम में टोपी और रोड पे तिलक। तो ये भी जो एक इनका जो फर्जी हिंदू बनने का जो एक वो है, वो भी एक्सपोज हो रहा है। तो न खुदा ही मिला, ना विसाल सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इनकी हालत ये होती जा रही है। और गठबंधन पे भी आपने कहा कि पुरानी किताब में नया कवर चढ़ा दिया है इन्होंने एक तरह से। देखिए, ये गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। अभी छेद को रफू करना, मतभेद को रफू चक्कर करने में इनको 20 साल लगेगा। और देखिए, सामंती सुल्तान बनने की जो का संग्राम है, ये आप देख लीजिए कि ये मध्य प्रदेश में
समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी के लिए खुद उनके लोग कह रहे थे। तो अब इनकी सबकी कोशिश ये है कि कौन इस सियासत का सामंती सुल्तान बने, और उस सामंती सुल्तान का संग्राम इनके बीच में चल रहा है। आज उनके पास लीडरशिप नहीं है। देखिए, हमेशा जो है वो कांग्रेस भी जब रही है तो उनके पास लीडरशिप रही है। जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, उसके बाद भी रहे। हमारे पास जो है लीडरशिप रही है। हम चुनाव के मैदान में आए हैं तो अटल जी को फेस बना के आए, अडवाणी जी का फेस बना के आए, मोदी जी का फेस बना के आए। लेकिन इनके पास तो पप्पू का चोचला और परिवार का घोंसला, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है, जो लिहाज आँख का, रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। अब इनके यहाँ तो सभी नेता हैं, और हर नेता जो है कहता है जी मैं तो तैयार हूँ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग जो है वो 2 दर्जन से ज़्यादा है। ये जो मुहावरे आप छोड़ते हैं बीच बीच में, या एक तरह से तंजिया लहजे में आप बात करते हैं, ये क्या राइटर है, इसका फ़ायदा आपको मिलता है? नहीं, तो बन जाता है। आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटाया गया तो उस वक्त आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपके काम में कोई खामी थी? उस वक्त क्या आपको थोड़ी सी ठेस पहुंची? क्या आपको लगा कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था ऐसे मौके पर? नहीं, देखिए क्या है, मुझे तो ज़रा एक्स्ट्रा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और पार्टी ने मेरा सम्मान किया। 2 टर्म मेरा एक साथ हो चुका था। 2 टर्म मतलब कि 12 साल, और फिर जो है 6 साल और दे दिया, 18 साल। पार्टी का और ख़ासतौर से मोदी जी का एक हमेशा ये रहा है कि 2 टर्म के बाद जो है वो किसी को हम राज्यसभा में रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा। फिर हमारा 3 टर्म हो गया। मैं खुद भी रिक्वेस्ट कर गया कि साहब हमारा 3 टर्म हो गया है। तो बोले हाँ हो तो गया है। तो मैंने कहा जो आपका जो भी सिस्टम है वो है उसको आप करिए, मैं काम करूँगा। तो उसके बाद उनको भी बहुत मन से नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं आप। लेकिन वो क्या कि हमको ये लगा कि ऐसा ना हो कि ये लगे कि साहब तुष्टिकरण हो रहा है। तो 2 टर्म के बाद ज़्यादातर देते नहीं थे। अरुण जेटली जी को ज़रूर तीसरा टर्म मिला था, और उसके बाद मुझे मिला था। तो मैं डिप्टी लीडर भी था हाउस का, राज्यसभा का। तो इसलिए मुझे कोई इसमें वो नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी हुई थी कि बहुत ही पीक टाइम पे जो है वो हमें पार्टी में काम करने का और सोशल एक्टिविटी करने का मौका मिला। तो अब आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए आपको कोई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है या क्या? अभी मुझे मध्य प्रदेश के इलेक्शन में खंडवा, बुरहानपुर वगैरह के इलाके में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैं था। उसके बाद से पहले मुझे केरल वगैरह के इलाके में दिया गया था। इलेक्शंस के संबंध में कुछ एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में पार्टी ने काम दिया हुआ है, वो करते रहते हैं। और 2024 आ रहा है, उसमें पार्टी क्या डिसीजन करती है, जो डिसीजन करेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जी, क्या लगता है बीजेपी फिर सरकार बनाएगी? मुझे लग रहा है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ जो कुनबा है वो कन्फ्यूज़न का है, कंट्राडिक्शन का है, चारों तरफ कन्फ्यूज़न, कंट्राडिक्शन और कलह। ये कन्फ्यूज़न, कंट्राडिक्शन और कलह जो है वो खुद इनकी लुटिया डुबो रहा है। जी। आज की तारीख में ये कहते हैं जी हम मोदी जी से लड़ेंगे, मोदी जी को जो है हटाएंगे, लेकिन मोदी जी से लड़ते लड़ते ये आपस में भिड़ रहे हैं। और ये जो लोग अभी तक जो है वो फील्ड के फिसड्डी रहे हैं, वो फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। तो फील्ड के फिक्सिंग की कबड्डी में भी फेल दिखाई पड़ रहे हैं। अब देख लीजिए कि जितने इकट्ठा होते हैं, हाथ उठाते हैं, आवाज़ तो हम एक है, लेकिन जैसे ही आते हैं तो सब अपनी अपनी जगह पर फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जी। और ये लोग अपना किस्मत आजमाने में तो कोई डेमोक्रेसी है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपने इतना वक्त हमें दिया और बातें हमसे की, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पॉडकास्ट के आज ख़ास मेहमान, जिन्होंने हमेशा की तरह बेबाकी से आज भी सवालों के जवाब दिए, बातचीत की हमसे। अगले पॉडकास्ट में किसी और ख़ास मेहमान के साथ रूबरू होंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।